तो फाइनली इतने समय के बाद जबकि आरबीआई के नए गवर्नर कौन होंगे, सस्पेंस चल रहा था, लेकिन अब ये सस्पेंस दूर हो चुका है। उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। वो फिलहाल मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे और राजन का कार्यकाल जो कि 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। उर्जित आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल की नियुक्ति और इंडस्ट्री से बाजार की ओर से भी एक थम्सअप है और ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद मार्केट भी इसे थम्सअप देगा। कई सारी चीज़ों को लेकर उर्जित पटेल ने कामकाज किया है, जिसमें सबसे अहम चीज़ है इन्फ्लेशन का 4% का लक्ष्य जो कि हाल में ही आरबीआई ने रखा है, उसको लेकर भी एक हॉकी स्टांस है उनका। साथ साथ जो भी एक बाजार में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभी भी जिस तरह की पॉलिसी के ऊपर आरबीआई कामकाज कर रहा था, उसी तरह की पॉलिसी का एक स्टांस कंटिन्यू रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। और जो भी मॉनेटरी कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं अब तक अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, वो आगे भी जारी रह सकते हैं। शायद आरबीआई इस पॉलिसी में या फिर आने वाली पॉलिसी में जब तक इन्फ्लेशन के टारगेट्स को नहीं देखा जाएगा या फिर इन्फ्लेशन के टारगेट्स को नहीं आरबीआई का पूरी तरह से देख लेता, तब तक शायद कोई भी कदम ना उठाया जाए। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक आंकड़ा लगाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें ही शायद आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अहम हो जाता है कि अब बाजार कैसे इस पर रिएक्ट करेगा, क्या बाजार में तेज़ी रहेगी और अगर तेज़ी रहेगी तो किन सेक्टर्स, किन शेयरों पर आप दांव लगाएं। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए मेरे साथ 2 जानकार मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। टीएस हरिहर और अविनाश कुरसाकर कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हरी, पहले आपसे ही सवाल होगा, मार्केट्स के लिए किस तरह का एक कदम है, क्योंकि बहुत समय से अटकलें थी कि कौन नया गवर्नर होगा और उम्मीदें ये भी थी कि जो भी नया गवर्नर होगा शायद वो ब्याज दरों को लेकर एक सॉफ्ट स्टांस रखेगा, लेकिन उर्जित पटेल उस तरह के नहीं हैं। उन्होंने साफ किया हुआ है कि इन्फ्लेशन जब तक ईज आउट नहीं होगी तब तक कोई भी आरबीआई या फिर रेट में बदलाव नहीं होगा। आप क्या कहते हैं, मार्केट इसे कैसे देखने वाला है? देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पिछले 2 महीने में साफ था कि उर्जित पटेल शायद आरबीआई गवर्नर बनेंगे। और इसका कारण ये है कि ये जो 4% इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने बात की थी, इस रिपोर्ट के ऑथर उर्जित पटेल थे। और क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे ख्याल से एक तरह से साफ था कि उर्जित पटेल अगले आरबीआई गवर्नर बनेंगे। हालांकि काफ़ी नाम लिए जा रहे थे, जैसे डॉक्टर सुबीर गोकर्ण, डॉक्टर अरुंधति भट्टाचार्य, बहुत सारे नाम लिए जा रहे थे। पर आई थिंक जिस दिन गवर्नमेंट ने 4% इन्फ्लेशन एक्सेप्ट किया, मेरे ख्याल से काफ़ी साफ था कि उर्जित पटेल अगले आरबीआई गवर्नर होंगे। दूसरी बात यह कि जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक रघुराम साहब की पॉलिसी और उर्जित पटेल की पॉलिसी में कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। तो जिस तरह रघुराम साहब ने भी कहा था कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वो बिल्कुल डेटा ड्रिवन होंगे, इन्फ्लेशन ड्रिवन होंगे। मैं मानता हूँ कि उर्जित पटेल साहब भी उसी तरह के अप्रोच रखेंगे, उसी तरह की फिलॉसफी रखेंगे। तो जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी। और आई थिंक उर्जित पटेल के आने से डेफिनेटली मार्केट में कंटिन्यूटी होगी। शायद से बॉन्ड मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। वी कुड पॉसिबली सी अ सिचुएशन वेयर बॉन्ड मार्केट्स में वी मे सी द प्राइसेस गोइंग डाउन। बट मेरे ख्याल से जहाँ तक इक्विटी मार्केट्स का सवाल है, ओवरऑल इकोनॉमी का सवाल है, डेफिनेटली कंटिन्यूटी एक बहुत अच्छी बात है। जी हरी, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे नए गवर्नर के सामने भी, जिसमें एक इन्फ्लेशन को 4% का जो कि लक्ष्य बहुत मुश्किल है अचीव करना, क्योंकि अभी भी वेजिटेबल्स की कीमतों में उछाल है, क्रूड एक और ऐसी चीज़ है जो कि $50 के ऊपर आ चुका है। तो शायद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो एक रिस्क है वो भी आना शुरू हो जाए। दूसरा FCNR का रिडम्पशन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नए गवर्नर के सामने चैलेंजेस रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से चैलेंजेस प्रोमिनेंटली सामने होंगे, सबसे पहले जिनको हैंडल करना होगा, और दूसरा कितना एफिशिएंटली या इफेक्टिवली मिस्टर उर्जित पटेल उसे देख लेंगे? मेरे ख्याल से 2 बहुत बड़े चैलेंज होंगे। पहली बात तो ये है कि आप रुपी डॉलर किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिटवीन सितंबर एंड नवंबर लगभग 20 से 22 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो होगा बिकॉज ऑफ FCNR रिडम्पशंस। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा इंडियन मार्केट्स में। शायद से वी कुड सी डेट आउटफ्लोज एट दैट टाइम, वी कुड सी इक्विटी आउटफ्लोज एट दैट टाइम, जिससे कि प्रेशर रुपये पे बन सकता है। मैं मानता हूँ कि इफ द आरबीआई इज नॉट वेरी कॉशियस, शायद ये रुपी डॉलर फिर से 70 के आसपास जा सकता है, जो ओवरऑल आई थिंक ट्रेड एज वेल एज इन्फ्लोस के लिए नेगेटिव होगा। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मेरे ख्याल से उर्जित पटेल के लिए इमीडिएट चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज मेरे ख्याल से बैंक्स का होगा। हम जानते हैं कि बैंक्स में काफ़ी हद तक एक NPA प्रॉब्लम है, और पिछले 1 साल में जो बैंक्स का एवरेज ग्रॉस NPA है वो 5% से लेकर 8.5% तक पहुंच गया। हमारा मानना है कि शायद से डॉक्टर राजन ने
70 to 80% एनपीएस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो जो बचा है 20% वो इनके लिए रहेगा, बट एक प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि 2019 में नए बासिल III नॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके पहले सारे बैंक्स को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक रुपी डॉलर रहेगा और दूसरा बैंकिंग रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उर्जित पटेल जी। चलिए, हमारे साथ दूसरे जानकारी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे दोनों जानकारों से बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स ओपन हैं, यानी कि टोल फ्री नंबर जो कि हमारा है 1800-180-3545 और 0120425823 इन दोनों नंबर से आप कॉल करके भी हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। अविनाश, अभी हम बातचीत कर भी रहे थे हरी से कि क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं उर्जित पटेल के सामने इकोनॉमी को लेकर, लेकिन पर्टिकुलरली जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज हैं, जैसा कि मार्केट सिचुएशन है और इकोनॉमी की सिचुएशन है ओवरऑल, आईआईपी में इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्रूड में एक्सपर्ट आ चुका है, इन्फ्लेशन थोड़ा अपर साइड पर आ गया है, रुपया दो बहुत वीक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी वीकिश साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है, FCNR रिडम्पशन भी है। इतने चैलेंजेस, इतनी इश्यूज़ के बीच में नई नियुक्ति किस तरह से प्ले आउट होगी और कैसे कैसे चीज़ें आगे आपको लगता है बनती हुई दिखाई पड़ेंगी? पहले तो मुझे लग रहा है कि उर्जित पटेल का जो नाम नए गवर्नर के लिए सिलेक्ट किया गया है, डेफिनेटली मार्केट्स उसको पॉजिटिवली देखेगी। हमें भी लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी होगी मार्केट्स में। राजन साहब के बाद काफ़ी मैच्योर्ड इंडिविजुअल गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करेंगे और ये जो चैलेंजेस मैक्रो लेवल पे है, स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट ग्रोथ को देखें तो काफ़ी ख़राब है, आईआईपी पे नंबर्स ख़राब है, FCNR का रिडम्पशन है, तो मुझे लग रहा है चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहेंगे, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा शॉर्ट टर्म में रहेगा वो ऑब्वियसली FCNR रिडम्पशन का रहेगा और PSU बैंकिंग का जो एसेट क्लीनअप है यहाँ पे भी कंटिन्यूटी होगी। तो ओवरऑल ऑल्दो हेडविंड्स चैलेंजिंग है, आई थिंक हमको लग रहा है कि मार्केट्स इस बात पे मंडे को काफ़ी खुश रहेगी कि डेफिनेटली somebody as matured और better than राजन has come as the governor और क्लियरली इंडस्ट्री भी काफ़ी खुश है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि रेट कट इमीडिएटली ना आए, लेकिन आगे कम से कम सितंबर के महीने में एक रेट कट आ सकता है और ओवरऑल मार्केट्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। जी, तो बाजारों के लिए पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है रेट कट अभी ना हो, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिले। हरी, आपसे यही सवाल पूछने वाला था, आपका क्या स्टांस है? आपको लगता है कि नेक्स्ट पॉलिसी के अंदर शायद रेट कट ना हो, लेकिन अगली पॉलिसी तक ये मान सकते हैं कि रेट कट हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे कम से कम दिसंबर तक रेट कट काफ़ी मुश्किल लग रहा है और इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का सवाल है, आई थिंक 6.07% पे, जो कि उनके लॉन्ग टर्म टारगेट के अपर लिमिट से भी बाहर है। तो आई थिंक जब तक इन्फ्लेशन फिर से 5% या 5% के नीचे नहीं आता, मुझे नहीं लगता कोई रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं। शायद से आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सितंबर के बाद इंटरेस्ट रेट्स में कम डाउन, क्योंकि एक बेस इफेक्ट आ जाएगा, मानसून का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन, इन्फ्लेशन विल कम डाउन इन इंडिया। पर मेरे ख्याल से जो बड़ी कंसर्न है वो है फेड रेट्स की, और हमने देखा कि फिलहाल न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट ने भी बात किया, एटलांटा फेड के प्रेसिडेंट ने भी बात किया, और दोनों ने कहा कि साफ साफ कहा है कि शायद से 1 और 2 रेट हाइक्स आर पॉसिबल बाय दिसंबर। तो ऐसे हालात में आई डोंट थिंक उर्जित पटेल साहब वुड आल्सो ट्राई टू टेक अ रिस्क ऑफ कटिंग रेट्स। तो मेरा मानना है कि शायद से दिसंबर तक तो मुझे रेट कट्स अनलाइकली लग रहा है। प्रॉबेबली जैन फेब मार्च के बीच में एक रेट कट 25 बेसिस पॉइंट्स का हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि टिल दिसंबर रेट कट्स लुक हाईली अनलाइकली। जी, चलिए आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है उर्जित पटेल आरबीआई को सही नेतृत्व देंगे और देश के आर्थिक विकास में वो अहम योगदान भी देंगे। और इसके अलावा राधा ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी सुनवा देते हैं कि वित्त राज्य मंत्रियों यानी कि संतोष गंगवार और अर्जुन मेघवाल का क्या कहना है उर्जित पटेल की नियुक्ति के ऊपर। दुरुस्त है कि पिछले काफ़ी समय से रिजर्व बैंक में गवर्नर की नियुक्ति की बात चल रही थी, और आज इस नियुक्ति के साथ हम महसूस कर सकते हैं कि जिनको बनाया गया है कि उन्हें अच्छा अनुभव है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में भी इनके कार्य को पसंद किया गया था, उन्होंने इनको एक अपने स्पोक पर्सन के रूप में इस्तेमाल भी किया था। और मैं इतना ही महसूस कर सकता हूँ कि अब जबकि देश एक आर्थिक दृष्टि से प्रगति की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसमें एक अच्छी दिशा मिलेगी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस समय जिस प्रकार से आर्थिक रूप से
हमारा देश दुनिया के देशों में पहचान बना रहा है। एक हम और अच्छी दिशा में आगे चलने का काम करेंगे। नए गवर्नर की नियुक्ति आज हुई है और जिस तरह का डिप्टी गवर्नर के नाते पटेल साहब का अनुभव रहा है आरबीआई में, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के उनके जो विचार और सुझाव और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे लगता है कि आरबीआई के गवर्नर के नाते उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहेगा। तो आपने वित्त राज्य मंत्री को सुना और उनका ये कहना है कि आने वाले समय में, राजा जिस तरह सब तक उन्होंने कामकाज किया है वो काफ़ी सराहनीय है और आने वाले समय में भी शायद इसी तरह का ही रुख जारी रहने वाला है। लेकिन अविनाश, मार्केट्स को लेकर एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बाजार में तेज़ी रह सकती है। एक अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। और दूसरा, अगर तेज़ी रहती है तो क्या स्टांस है आपका? क्या लगता है कि इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस पर फोकस रहने वाला है? आई थिंक सुमित, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हालांकि इमीडिएट नियर टर्म में पॉलिसी कट नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली इनकी जो कमेंट्री होगी और इनके जो एक्शंस होंगे वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेंगे। और काफ़ी समय के बाद मार्केट्स का अंदाज़ा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आरबीआई गवर्नर की पोजीशन ले जहाँ पे कंटिन्यूटी हो। मेरे ख्याल से ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज और जो फॉरेन निवेशक है उनको डेफिनेटली काफ़ी पसंद आएगा। और मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडस्ट्री भी खुश है, तो ओवरऑल मार्केट्स में तो सेंटिमेंट कल काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक ये इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन तो मेरे ख्याल से सितंबर के बाद ही आएगा, बट डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट से ही ये मार्केट्स कल खुलना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के मैक्रो हेडविंड्स है, मेरे ख्याल से सितंबर के बाद होपफुली ये थोड़े बहुत सुधार हो सकता है और रेट कट हमको शायद नवंबर या दिसंबर में मिलेगा। जी, चलिए कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप कुमार हमारे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है, पूछिए। बस मेरा एक सवाल ये है कि मेरे पास बैंक ऑफ एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जी 255 का कॉल है, जो Okay. मैंने ₹2.05 पे लिया हुआ है, जी, तो वो मैं क्या कल के लिए होल्ड कर सकता हूँ या उसको प्रॉफिट बुक कर लो? चलिए, हरी सवाल एक तो एसबीआई को लेकर है। दो, इनकी पोजीशन तो डेरिवेटिव में है, लेकिन अदरवाइज अगर एसबीआई की बात करें, क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक आए, नंबर्स के बाद एक रुख तेज़ हुआ और अभी भी एसबीआई इनकी जो पोजीशन है उससे बेटरी सिचुएशन में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप क्या मानते हैं, बैंकों पे कल किस तरह का एक रुख रहने वाला है? और दूसरा, एसबीआई पर्टिकुलरली जो सबसे बड़ा बैंक भी हो गया है इस रिसेंट मर्जर के बाद, एमलगमेशन के बाद, आपकी राय क्या कहती है एसबीआई को लेकर? देखिए, मैं ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पे थोड़ा कॉशियस हूँ। इसके दो मूल कारण हैं, क्योंकि यदि आपने एसबीआई का रिजल्ट्स देखा तो आई थिंक डेफिनेटली ग्रॉस एनपीएस अबाउट 6.94% है, जो कि बाकी सारे बैंक्स जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं उनसे लोअर है। पर मेरा कंसर्न ये है कि आप एब्सोल्यूट नंबर्स पे देखोगे तो लगभग 1,02,000 करोड़ का एनपीए है, जो कि आई थिंक इन एब्सोल्यूट टर्म काफ़ी बड़ा है। तो मुझे डेफिनेटली बैंक्स पे कंसर्न दिखाई दे रहा है और मैं मानता हूँ कि और 1-2 क्वार्टर तक शायद एनपीएस का प्रेशर इन पे बना रहेगा। दूसरी बात ये कि ये बैंक्स के प्राइसेस आप देखोगे तो काफ़ी हद तक ये स्टॉक्स अबाउट एनीवेयर बिटवीन 50 to 90% अप्रिशिएट हो चुके हैं। तो इतना एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद मुझे लग रहा है कि और रैली की उम्मीद करना शायद थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा। और मैं मानता हूँ यदि आपके पास प्रॉफिट्स है, यदि आप लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिटेबल हैं, तो आपको एक बार प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेना चाहिए। चलिए, तो आपको एसबीआई को लेकर राय भी दी जा चुकी है। एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। गजानंद हैं जो कि मौजूद है हमारे साथ। गजानंद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार गजानंद जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ सर, एफएनओ के बारे में मुझे पूछना है। 600 का कॉल है मेरे पास। कौन सी कंपनी आपने बोली? एफएनओ किस शेयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 8,700 का कॉल है। अच्छा, आपने निफ्टी की कॉल ले रखी है। और 8,600 का पुट है। ओके, तो उसमें कल क्या करना चाहिए? चलिए अविनाश, दो पोजीशन जो है वो डेरिवेटिव साइड की है, लेकिन जो इनका स्टांस है वो एक रेंज के हिसाब से ही बता रहा है। 8,700 की कॉल भी और 8,500 की पुट भी है इनके, 8,600 की पुट भी है इनके पास। तो एक छोटी रेंज जिसकी उम्मीद ये लगा रहे हैं। आपको लगता है बाजार की कल तेज़ी जो होगी वो इनकी शायद 8,700 की जो कॉल है उसमें कुछ गेंद देगी और 8,700 की पुट को वाइप आउट करेगी?
नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सुमित, ये आने वाला हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता है और जैसे आपने कहा कि जो आरबीआई गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो पहले 1-2 दिन के लिए मैं समझता हूँ कि नियर टू 8700 डेफिनेटली जो कॉल इन्होंने लिए, इनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत इजाफा इसको इनमें मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये पोजीशन 8700 का कम से कम ट्यूसडे तक ये होल्ड करना चाहिए और मेरे ख्याल से बाद में अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से उन्होंने उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। बट 8600 का पुट में मुझे नहीं लग रहा है कोई बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा चांस है कि 8700 का कॉल में ही उनको अपसाइड मिलेगा। जी, तो गजानन जी, आपकी पोजीशन एक रेंज के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन अगर ये वॉलेटिलिटी रहेगी और थोड़ी रेंज टूटती है और अपर एंड पे टूटती है तो काफ़ी हद तक आपको 8700 की कॉल पे ही कुछ प्रॉफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अविनाश, एक बात ये भी है कि जितना भी हाई डेट कंपनीज़ हैं उनके लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है। पिछले गवर्नर जो थे, बहुत बड़ा कंसर्न उनके लिए रहे, क्योंकि लगातार इंटरेस्ट रेट को लेके और ख़राब उन कंपनियों के लिए जो कि यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर सामने आई हैं, उनके लिए ज़रूर एक कंसर्न रहा है ये पूरा बीता हुआ 3 साल का अंतराल। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि उर्जित पटेल भी उसी तरह का स्टांस रखेंगे, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जिन पे डेट काफ़ी ज़्यादा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, डेट का रिपेमेंट नहीं हो रहा है, जेपी हुआ या फिर भूषण स्टील हुआ, ऐसे के जो ग्रुप्स हैं जिनके पास काफ़ी बड़ा डेट्स हैं, 40,000, 30,000, 50,000 करोड़ तक के डेट्स हैं, क्या कर सकते हैं उनको लेकर जिनमें पोजीशन जिनकी होगी, जैसे रिलायंस एडीएजी ग्रुप है या फिर पूरा भूषण स्टील ग्रुप है, मेटल स्पेस की कई कंपनियां हैं, या फिर लैंडको इंफ्रा, जीवीके, जीएमआर, जेपीएसए ग्रुप कंपनियां हैं, इनके ऊपर क्या करें? आई थिंक सुमित, मैं समझता हूँ कि नए गवर्नर साहब भी विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को लेके काफ़ी सख्ती से पेश आएंगे और ये डेफिनेटली प्रीवियस गवर्नर से कंटिन्यूटी की रोल करेंगे। रही हाई डेट वाली कंपनीज जो है, इनके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्ट्रक्चरिंग या कोई रीफाइनेंसिंग प्लान आरबीआई अनाउंस कर सकता है और क्लियरली बैंकों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीएसयू बैंकों के लिए जिन्होंने काफ़ी पैसा मेटल कंपनीज को दिया है। जैसे आपने जयप्रकाश एसोसिएट, भूषण स्टील, लैंको इंफ्रा की बात की, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पैकेज शायद आरबीआई के गवर्नर साहब से आ सकता है और ये डेफिनेटली ऑलरेडी हमने देखा है इंडस्ट्री को एमआईपी का जो बेनिफिट मिला है, इससे कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर को फायदा हो गया है। तो मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट को लेके आगे भी आएगा। ओके, एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। दानाराम हमारे साथ मौजूद हैं। दानाराम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते क्या गंवार को? हमारे पास क्या किसानों के पास गंवार बहुत ज्यादा पड़ा है, इसलिए क्या कब तक ये एक्सपोर्ट होगा साहब? दानाराम जी, मेरे साथ जो 2 जानकार मौजूद हैं वो कमोडिटी से बात नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इक्विटीज़ को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो बता सकते हैं आप। अच्छा, सब वही यही पूछता हूँ। चलिए, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए कि हम आपका सवाल का जवाब नहीं दिलवा पा रहे हैं। लेकिन हरी, क्योंकि हम बात कर रहे थे एग्री स्पेस को लेकर भी, जिस तरह से मॉनसून के नंबर सो फार आए हैं, अच्छा नंबर है। 2 कल बयान भी आए थे कि आईएमडी की तरफ से कि शायद 24 तक मॉनसून थोड़ा सा बैकफ्रंट पर रहेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा अपटिक्स आना शुरू होगा मॉनसून के आंकड़ों के अंदर। अगर मॉनसून के नंबर से कुछ और उत्साह रहता है, इन्फ्लेशन थोड़ा और ईज आउट होता है, तो आपको लगता है 4% का इन्फ्लेशन का लक्ष्य अचीवेबल है? देखिए, पहली बात तो ये 4% का जो लेवल दिया है वो एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है, यानी कि 5 साल का इन्फ्लेशन टारगेट है। मुझे नहीं लगता कि ये 4% इन्फ्लेशन इमीडिएटली अचीव होगा या शॉर्ट टर्म में अचीव होगा। मेरे ख्याल से इफ द आरबीआई इज एबल टू मेंटेन इन्फ्लेशन एट अराउंड 5 to 5.3%, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगले 1-2 साल के लिए। देखिए, ये जो फूड इन्फ्लेशन का कंट्रोल है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस। आप इंपोर्ट्स परमिट करेंगे, आप सप्लाई बॉटलनेक्स निकालेंगे, ये कोई भी शॉर्ट टर्म मेजर, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है। तो मेरे ख्याल से ये सब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शुरू कर दिया और शायद अगले 2 साल में फूड इन्फ्लेशन काफी हद तक एड्रेस हो जाएगा। बट शॉर्ट टर्म में यदि ये 5 to 5.3% के रेंज पे इन्फ्लेशन को रखते हैं तो मेरे ख्याल से दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। जी, चलिए जय अग्रवाल से बातचीत कर लेते हैं, सूरत से मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अग्रवाल साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मेरे को सन टीवी के बारे में जानना था। किसके बारे में? सन टीवी का पोजीशन है मेरे पास, सन टीवी। ओके, इसके लिए कल क्या करना चाहिए? इसका रिजल्ट भी आया है कल, मालूम नहीं क्या है। चलिए, अविनाश, सवाल सन टीवी को लेकर है। हाल में नतीजे भी आए हैं, नतीजे में तेज गिरावट भी देखने को मिली थी। आपकी राय कहती है शेयर पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली और करेक्शन शायद स्टॉक में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमने देखा है कि कहीं पे भी नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग या फ्लैटिश आते हैं
तो मार्केट्स ऐसे स्टॉक्स को काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करती है। मेरे ख्याल से कल का दिन शायद ख़राब हो सकता है। मेरे ख्याल से इस पोजीशन से इन्वेस्टर को निकलना ही जाना बेहतर रहेगा। जी, तो आपके लिए राय यही है अग्रवाल साहब कि आप यहाँ से निकल जाएं और किसी और शेयर में निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जयदेव भी हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान से बातचीत करने के लिए। देव साहब नमस्कार। हाँ जी देव साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। जय, आप सुन पा रहे हैं? जी पूछिए अपना सवाल सर। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो हाँ सर, हेलो सर। जी 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 पूछिए। चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा इनसे। लेकिन हरी एक चीज़ और अहम है, क्योंकि जिन भी ब्रोकर्स रिपोर्ट को मेंशन किया गया है, जिन भी रिपोर्ट्स को रेफर किया गया है, उनका मानना है कि पॉलिसी को लेके स्टांस सॉलिड रहने वाला है, उसी तरह का रहेगा। लेकिन हाँ, आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती जो है वो नियर टर्म में नहीं दिखाई पड़ रही। एक चीज़ और जो फोकस रहेगी वो रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस और साथ ही साथ रियल स्टेट स्पेस। दो, इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं है, लेकिन फिर भी उनका स्टांस इन स्पेस को लेकर पॉजिटिव है। वजह उन्होंने बताई है डिस्पोजेबल डिमांड बढ़ना और दूसरा 7th पे कमीशन का एक बेनिफिट जो है वो पूरी तरह से आना। आप इससे कितना सरोकार रखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सवाल है, डेफिनेटली आपके 7th पे कमीशन और ओरॉप से एक शॉर्ट टर्म बूस्ट मिलेगा, इस पे कोई शंका नहीं है। जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी है एंड इट्स मच मोर देन जस्ट अबाउट परचेजिंग पावर। देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आई थिंक गवर्नमेंट इज कम अप विद अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग बिल्डर्स। हमने यूनिटेक का केस देखा है दिल्ली में, जहां पर उन्होंने कई सारे फ्लैट्स बनाए, फ्लैट्स कोई खत्म नहीं हुए और रिफंड भी लोगों को नहीं दे रहे। तो आई थिंक जब तक ऐसा सिचुएशन रहेगा, मेरे ख्याल से लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। तो आई थिंक ये सिर्फ आरबीआई का काम नहीं है, गवर्नमेंट का भी काम है कि किस तरह से आप जल्दी से एक रियल एस्टेट रेगुलेशन लाए और बिल्डर्स को और एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के लाए। दूसरी बात है कि हमने रीट्स की बात की, आई थिंक रीट्स की काफी बातचीत हो चुकी है, बजट ने टैक्स बेनिफिट भी दे दिया है। आई थिंक अभी गवर्नमेंट इज गिव द क्लैरिफिकेशन एंड कम आउट विद फ्रेमवर्क जहां पे रीट्स इंडिया में लॉन्च हो सके एक बड़े तादाद में। तो मेरे ख्याल ये दो चीजों से रियल एस्टेट पे फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये ओरॉप या जो 7th पे कमीशन है उससे रियल एस्टेट पे कोई खास फर्क पड़ेगा। जी, लेकिन हरी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से बैंक्स की तरफ से जो नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में, चाहे Q1 में आप जो भी बैंक्स को नंबर देख लें, सबकी प्रोविजनिंग हायर एंड पर है। ज़्यादातर बैंकों के एनपीएस भी हायर एंड पर है। सेलेक्टिव बैंक्स हैं जिनकी जो नए स्लिपेजेस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जितने उम्मीदें लगाई जा रही थी। बैंक्स को लेकर आपको लगता है जो क्लीन अप प्रोसेस बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से चल रहा है, या जो भी AQR नॉर्म्स हैं, उनके बाद अभी भी सिचुएशन उतनी बेटर नहीं हुई है बैंक्स की? अभी भी प्रॉब्लम जो है वो है इस पूरे एरिया के अंदर और शायद जो कंटिन्यू रहे एटलीस्ट Q2 या Q3 तक आते आते? पहले बात तो ये है कि 4 से 6 महीने पहले हमें अंदाजा भी नहीं था कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है। आई थिंक जो पिछले 6 महीने हुआ है उससे डेफिनेटली एक बात तो साफ है कि आई थिंक दुनिया को अंदाजा हो गया है कि बैंकिंग का प्रॉब्लम कितना बड़ा है। वो 100 बिलियन है, 150 बिलियन है, आई थिंक उसका एक अंदाजा आ गया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बैंकिंग के बैड लोन्स का सवाल है, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। मैं मानता हूँ कम से कम और 1 साल यानी कि 4 क्वार्टर लग सकता है, जिसके पहले कि बैंकिंग जो एनपीएस है वो एक बॉटम आउट होके आई थिंक फ्रॉम देयर वी विल सी अ स्टेबिलिटी इन बैंक बैलेंस शीट्स। मैं मानता हूँ कि ये 1 क्वार्टर का सवाल नहीं है, कम से कम 4 क्वार्टर लगेगा बिफोर दिस बैंक्स कैन स्टेबलाइज। जी, चलिए दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। रुद्रांश हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए नोएडा से। रुद्रांश नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे पास सुजलॉन के 25,000 शेयर पड़े हैं 1841 के भाव पे। जी, तो मैं क्या करूं, इससे एग्जिट कर जाऊं या अभी कंटिन्यू रखूं? जी, अविनाश, सुजलॉन को लेकर सवाल है। इनकी पोजीशन 18.25 पर है, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है और ये भी उसी स्पेस में एक कंपनी है इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो नए निवेशक कंपनी के अंदर आए हैं वो काफ़ी कैश इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली एक उन्होंने प्रमोटर हिस्सा अपना प्लेज करके उसमें कुछ निवेश भी किया है। मैं दिलीप सांघवी की बात कर रहा हूँ। आप क्या राय रखते हैं सुजलॉन को लेकर? ना, आई थिंक सुमित, मैं समझता हूँ कि सुजलॉन में अगर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म का व्यू ना देख के लॉन्ग टर्म व्यू देखे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद अगर हम प्रीवियस क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें
तो ऑब्वियसली नए मैनेजमेंट आने के बाद तो स्टॉक में ऑब्वियसली सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन अभी नंबर्स को अगर हम देखें तो भले ही डेट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल देखिए, एबिटा मार्जिन देखिए, ऑर्डर बुक देखिए, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई है। और मेरे ख्याल से अगर रवैया इनका कम से कम ऐसा ही रहा तो नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में हो सकता है कि यहाँ पे और एक अच्छा टर्न अराउंड हम देख सकते हैं। हालांकि अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है, तो लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूँ। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इस स्टॉक में कोई बड़ी रीरेटिंग की कोई संभावना बिल्कुल लगती नहीं है। जी चलिए, तो आपको राय दी गई सुज़लॉन को लेकर भी। अविनाश और हरी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कार्यक्रम में रविवार के दिन अपना कीमती समय हमारे निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को तो यहीं समेटते हैं, लेकिन ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है कि बाजार के लिए एक सकारात्मक दिन हो सकता है सोमवार का, और शायद तेज़ी का जो रुख है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद रहे। लेकिन बॉन्ड मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव ज़रूर आता हो दिखाई पड़ सकता है। रुपये में एक अच्छी मजबूती की उम्मीद आप लगा सकते हैं।